मैं माँ बनने वाली हूँ, सफर नहीं कर सकती। नैना शर्मा ने आंखें मटकाते हुए कहा तो सब लोगों ने खाने से हाथ धोकर उसे हैरत से देखने लगे। वहीं शौर्यवर्धन को जोरदार ठसका लगा। उसने घर वालों से छिपकर नैना से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और जल्द ही उसको छोड़ने का प्लान था। वो उसके करीब जाना तो दूर, इस लड़की को गौर से देखता तक नहीं था। फिर ये गर्व कैसा? उसे एक लम्हा लगा समझने में कि दादाजी विश्वनाथ वर्धन ने जबरदस्ती हनीमून पर भेजने की बात पर वो झूठ बोल रही है। अरे माता रानी की कृपा है। बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को। शौर्य की माँ सुमित्रा देवी ने तुरंत उठते ही उसका सदका उतारा था और बाकी घर के सभी लोग भी उस पर प्यार लुटाए जा रहे थे। दादाजी ने तो खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाई भिजवाने का ऐलान किया था और पूरे घर में मानो एक जश्न का समा था। सारा दिन अपनी झूठी प्रेगनेंसी पर सबसे बधाइयां वसूल करके वो रात को कमरे में परेशानी से टहल रही थी कि तभी शौर्य सर झुकाए कमरे में दाखिल हुआ था और एक झटके से उसे बिस्तर पर धक्का दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो खौफ से पूछने लगी। तुम्हारा झूठ मेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश बन गया है। उन्हें मेरी औलाद देखनी है, तो अब अपना झूठ तुम खुद आज की रात भुगतोगे। वो ऐसा कहते हुए नैना को दबोच गया था, तो नैना ने उसे धकेलते हुए कहा, शौर्य पीछे हटी मुझसे। लेकिन शौर्य की पकड़ काफी मजबूत थी। बेबस होकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें देखकर शौर्य पीछे हट गया। अब रोने का क्या तुक बनता है? ये सब कुछ तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब बाहर सबके बीच बैठकर तुमने झूठ बोला था। तो क्या करती मैं? वो लोग जबरदस्ती मुझे आपके साथ हनीमून पर भेज रहे थे। नैना ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहा। शौर्य का दिल चाहा कि अभी वो इस लड़की को खिड़की से नीचे फेंक दे, जिसने खड़े खड़े उसके लिए इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी थी। हर बात का कोई ना कोई हल होता है। अगर वो हनीमून पर भेजने की बात कर रहे थे तो मैं संभाल लेता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ दूर दूर फिरने का। लेकिन नहीं, तुम खुद को समझदार समझती हो। अब बैठकर भुगतो। लाकर दो 9 महीने बाद उन्हें उनके कुल का दीपक। मैं कहाँ से दूंगी? मैं कहाँ से लाकर दूं? नैना एकदम से घबरा कर बोली। मैं नहीं जानता। प्रेग्नेंट होने का दावा तुमने किया है, मैंने नहीं। कम से कम एक बार मुझसे पहले बात तो कर लेती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुम्हें हनीमून पर ले जाने के लिए। कोई काम का बहाना बना देता या कुछ भी। या अगर हनीमून पर जाते तो 2-3 दिन घूम कर वापस आ जाते। लेकिन नहीं, तुम्हें खुद अक्लमंद बनना था तो बन गई। आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं? पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे अपने शादी के बंधन में तुम्हें लेना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ी और अब एक और नया परेशानी पैदा कर दिया। पता नहीं कौन सा वो वक्त था जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो। शौर्य अपने बालों में हाथ फेरता हुआ परेशान लग रहा था। दूसरी तरफ नैना भी काफी परेशान थी। पहले तो नहीं, लेकिन अब शौर्य की बात सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अब कोई हल नहीं है क्या? शौर्य ने मुड़कर उसे देखा, जो बेड के साथ टेक लगाए गहरी सोच में बैठी थी। उसे इस लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आया और वो मुंह बनाते हुए उसके लहजे में बोला, जी नहीं, अब कोई भी हल नहीं हो सकता। इन्हें 9 महीने बाद बच्चा ला कर दो। ये बोलकर वो उठा और कमरे से बाहर निकल आया। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिलहाल वो किसी की एक बात पर अमल नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि एक बार अपनी की गई गलती का खामियाजा नैना खुद भुगते। वो नीचे गया तो दादाजी जो लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे, उन्होंने शौर्य को इशारे से अपने पास बुलाया। वो भी छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब गया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके लिए बैठने की जगह बनाई। फिर उसे अपने घेरे में लेकर दुआएं देते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी रह गई है। ये ख्वाहिश तो मेरे दिल में भी थी, लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। और वो कहते हैं ना, भगवान तो दिल की बातें भी पढ़ लेता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और चाहता हूँ कि जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो खाली हाथ ना हो। इस बात पर शौर्य ने चौंक कर दादाजी को देखा और हैरत से पूछा, मतलब हर कोई खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही जाता है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। दादाजी ने ठहाका लगाया और नरमी से उसका गाल थपथपाते हुए बोले,
यानी मैं अपने नाम पर जो भी जायदाद है अपने पोते की औलाद के नाम करना चाहता हूँ। शौर्य जो अभी कोई बात करने ही वाला था, उनकी बात पर एकदम खामोश हो गया। उसके दिल को काफी कुछ हो रहा था, ये सोच सोच कर कि जब दादाजी को पता चलेगा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है तो उन्हें भला कितना बुरा लगेगा। दादाजी, आपने तो बहुत आगे की सोच ली, अभी आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे ऐसे कैसे ध्यान ना दूं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारी बहू कहाँ है, उसे बुला कर लाओ। तब तो खुशी खुशी में मैं उसे बधाई भी नहीं दे सका था। दादाजी, वो तो सोने के लिए लेट गई। शौर्य अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे अपने कमरे से नैना दिखाई दी थी, जिसका रुख किचन की तरफ था। दादाजी ने एक निगाह नैना पर डाली, फिर शौर्य को देखते हुए बोले, लो, बहू तो यहाँ फिर रही है, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। फिर उस पर वो खिलखिलाकर हंसे। तो शौर्य ने कहा, पता नहीं, जब मैं बाहर आया था तब वो सोने के लिए लेट गई थी, मैं अभी बुला देता हूँ। ये कहकर वो भी किचन की तरफ चला आया था, जहां नैना अपने लिए कॉफी बना रही थी। शौर्य ने तुरंत आगे बढ़कर कॉफी का डिब्बा उसके हाथ से ले लिया, जिस पर नैना ने हैरत से उसे देखा तो वो कंधे उचकाते हुए बोला, प्रेग्नेंट औरतें कॉफी नहीं पीती। ये कहते हुए शौर्य की आंखों में शरारत आई थी, जिसे एक लम्हे के लिए तो नैना समझ भी नहीं पाई, लेकिन जब समझ आई तो उसके माथे पर बल पड़ गए। शौर्य, आप जानते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें बाहर दादाजी बुला रहे हैं, जो इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तुम्हें वो इसका इनाम देना भी चाहते हैं। ये कहते हुए शौर्य के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट थी। ये तो सच था कि मुश्किल में तो वो भी फंसा था, लेकिन उसे नैना की शक्ल देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसके चेहरे की हवाइयां एक लम्हे के लिए अंदर ही अंदर उड़ चुकी थीं। इस मसले का कोई ना कोई तो हल जरूर होगा, लेकिन नैना को तंग करने में बेहद मजा आ रहा था। ये देखकर उसकी काफी परेशानी यूं ही खत्म हो गई थी, और वो कॉफी को वापस उसी जगह पर रखता हुआ उसे बाहर आने का इशारा करके खुद लॉन में आकर दादाजी के साथ सोफे पर बैठ गया था। वो बाहर आई तो देखा शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जो शायद आने वाले लम्हे की भविष्यवाणी करने के लिए काफी थी। नैना ने एक निगाह शौर्य और दादाजी पर डाली और फिर अपनी निगाहें झुकाकर फर्श को देखने लगी। तो दादाजी जल्दी से बोले, बेटी क्या हुआ, वहीं पर खड़ी हो, इधर आओ मेरे पास, यहाँ आकर बैठो। वो छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आकर बैठ गई। बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नैना ने इस बात पर दोबारा फिर से शौर्य की तरफ देखा, तो अब भी उसके चेहरे पर ज्यों की त्यों मुस्कुराहट रेंग रही थी, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। तभी दादाजी ने अपनी कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक मखमली डिब्बी निकाली और खोलकर नैना के सामने रख दी, जिसे देखकर नैना का मुंह हैरत से खुल गया था। और शौर्य, जिसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी, एक लम्हे में उसकी मुस्कुराहट खत्म होकर चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। नैना ने हैरत से उस डिब्बे में मौजूद हीरे की अंगूठी को देखा और दादाजी को देखते हुए बोली, ये क्या है? जिस पर वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। शौर्य की दादी की अंगूठी थी, मैंने किसी ऐसे ही वक्त के लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब इसकी हकदार तुम हो। दादाजी, इसकी क्या जरूरत थी? शौर्य सोफे पर बैठे बैठे पहलू बदल कर बोला। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नैना का झूठ दादाजी के लिए किस तरह संजीदा हो चुका था, उसे अब जाकर अंदाजा हुआ था। दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वो भरे हुए गले से बोली। तो उन्होंने खामोशी से डिब्बी नैना की गोद में रख दी और प्यार से बोले, बेटी, ये तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और 2-3 दिन में मेरी वकील भी आ जाएगा, तो मैं अपनी जायदाद जो मेरे नाम पर है अपने परपोते के नाम कर दूंगा। नैना की आंखें हैरत से खुल गई थीं। उसने दोबारा से शौर्य को देखा, जो अपनी निगाहें झुकाकर नीचे जमीन पर देख रहा था। नैना ने मना करना चाहा, मगर दादाजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था और फिर नरमी से बोले, जाओ बेटी, थक गई होगी, आराम करो तुम। वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने कमरे की तरफ आ गई, लेकिन दिल काफी बुझ चुका था। शौर्य बिल्कुल ठीक कहता था, उसे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए था।
लेकिन यही तो परेशानी थी। आज तक वो कभी भी कोई काम सोच समझ कर करती ही नहीं थी। कमरे में आते ही ठीक 10 मिनट बाद शौर्य भी उसके पीछे आ गया था। नैना परेशानी से ख्यालों में बैठ के किनारे के साथ टिक कर बैठी थी। जैसे ही शौर्य कमरे में आया तो तुरंत खड़ी होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? शौर्य ने उसे अजीबो गरीब निगाहों से देखा और हाथ उठाकर कंधे उचकाता हुआ बोला, ये तो तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देख लिया अंजाम अपने झूठ का। एक बात मेरी अच्छी तरह से याद कर लो, मैं दादाजी से बेहद प्यार करता हूँ, और जो कुछ तुमने किया है इससे अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में शोले निकल रहे थे और नैना के पूरे बदन में थरथरी सी मच गई थी। वो वापस 2-3 कदम पीछे हटकर बेड पर बैठी और बेचैनी से बोली, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा झूठ इतना बड़ा कारनामा अंजाम देगा। मैं नहीं जानता कि तुम ये सब कैसे करोगे। ये तमाम मामले तुम्हें खुद संभालने होंगे, मगर कैसे? आप देख रहे हैं ना बाहर दादाजी कितने खुश थे, और बाकी घर वाले। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जो भी है, मैं नहीं जानता। या तो अब तुम्हें दादाजी को हकीकत बताकर उनकी नाराजगी मोल लेनी होगी, या फिर। कहते कहते वो अचानक से खामोश हो गया। नैना ने गौर से उसे देखा और जल्दी से बोली, तो फिर क्या? या फिर अपने इस झूठ को तुम्हें सच में बदलना होगा, जिसके लिए ना तुम तैयार हो और ना मैं। आखिर में शौर्य का लहजा बेहद खतरनाक और धीमा हो चुका था। नैना का पूरा वजूद कांप कर रह गया था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द शायद उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से शौर्य ने अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर पटक कर सोने के लिए लेट गया। वो उसे इस जंग में अकेला छोड़ चुका था, बल्कि अकेली तो वो पहले भी काफी थी। अगले दिन वो वहाँ लॉन में आई तो खुशी का समा था। वहाँ अवंतिका सिंह बैठी सबके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, जबकि नैना नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है। तभी शौर्य उसके पीछे पीछे कमरे में आया। हालांकि वो भी अवंतिका के आने से बेखबर था। जैसे उसने सामने बैठी अवंतिका को देखा तो एकदम से चौंक कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दोनों गले मिलकर काफी देर मुस्कुराते रहे। नैना को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। वो वहां बुत बनी खड़ी थी जब सुमित्रा देवी ने उसे अपने पास बुलाया और नरमी से बोली, ये शौर्य के बचपन की दोस्त है। अवंतिका ने एक निगाह नैना पर डाली, जबकि नैना ने देखा उसके चेहरे के भाव उसे देखते ही बदल चुके थे। ना उसने कोई हाय हेलो किया, ना ही कुछ। नैना ने खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे अवंतिका ने यूं थाम कर छोड़ दिया जैसे किसी अछूत को पकड़ लिया हो। बाकी वहां पर खड़े किसी शख्स ने भी ये सब कुछ ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही शौर्य लॉन में आया, उसके बाद अवंतिका और शौर्य दोनों की बातें शुरू हो गई थी। बल्कि यूं लग रहा था जैसे इन दोनों के अलावा लॉन में कोई भी मौजूद नहीं है। सुमित्रा देवी उनके पास बैठ गई थी और मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हैं। जब भी अवंतिका हमारे घर आती है तो यूं ही रौनक लग जाती है। बल्कि ये दोनों बच्चे मिलकर शरारतें भी बहुत करते थे। बचपन में इन दोनों को बहुत डांट पड़ती थी। वो बैठी नैना को इन दोनों के बचपन के किस्से सुनाने लगी थी, जबकि नैना तो इन दोनों के बचपन की किसी भी बात से कोई दिलचस्पी नहीं लगा रही थी। बल्कि उसे तो शौर्य का अवंतिका के साथ यूं खुश होकर बातें करना, उसका हाथ थाम कर बैठना और गले मिलना ही काफी चुभ रहा था। बुरा नहीं लग रहा था लेकिन काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने आज तक किसी गैर रिश्ते को अपने परिवार से यूं मिलते जुलते नहीं देखा था। लगभग 15 मिनट बाद अवंतिका ने शौर्य का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर बगीचे में चली आई थी। बाकी घर वाले भी अपने अपने कामों में मगन हो चुके थे। नैना खामोशी से रसोई में चली आई थी। अक्सर वो घर के खाने का ख्याल रख लिया करती थी, या नौकरों के साथ खड़ी होकर कोई एक डिश बना लेती। उस पर घर के किसी काम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ वो इस वक्त अपनी बोरियत मिटाने के लिए करती थी। वहां आकर नाश्ता बनाने लगी तो पीछे से ही सुमित्रा देवी भी चली आई थी और जल्दी से बोली, नैना, तुम्हें अब घर का कोई काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो। तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
तुम समझ गई हो ना मेरी बात? और वैसे भी इतनी गर्मी है, किचन में खड़ी रहोगी तो कहीं चक्कर ही ना आ जाए। मेरी बच्ची, तुम बाहर जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए दूध और फल काट कर भेजती हूँ। नाश्ते में सबसे पहले तुम ये खाया करो। कहते हैं गर्भधान के समय जो खुराक सबसे ज्यादा खाई जाती है उसका बच्चे पर असर होता है। तो आज के बाद तुम्हारा नाश्ता यही होगा। नैना उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन जितनी ममता और प्यार से वो बोल रही थी, वो चाहने के बावजूद भी मना नहीं कर पाई थी। वो बाहर आई तो दादाजी भी अपने कमरे में आ चुके थे। उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार देते हुए बोले, शौर्य कहाँ है? मैंने सुना है कि अवंतिका। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, बाहर बगीचे में है। दादाजी ने नौकरानी को आवाज दी, लेकिन शायद वो किचन में खाना बना रही थी तो उनकी बात सुन नहीं पाई। तो नैना जल्दी से बोली, दादाजी क्या काम है, आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। उन्होंने गौर से नैना को देखा, जिसका चेहरा मासूमियत से भरपूर था। तो वो मुस्कुराकर बोले, चलो जाओ बेटी, अवंतिका और शौर्य दोनों को ही बुला कर ला। मैं भी अवंतिका से मिल लूं। इस बात पर वो खामोशी से छोटे छोटे कदम उठाती बगीचे की तरफ आई थी, तो देखा वो बगीचे में मौजूद नहीं थे, बल्कि घर के पिछले आंगन में खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। वो वहां पर उन्हें बुलाने के लिए गई तो अवंतिका की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। वो शौर्य के साथ बेहद ही गुस्से से बात कर रही थी। ये सब कुछ क्या है? दादाजी सबको फोन कर करके अपने परपोते की खुशखबरी सुना रहे हैं। शौर्य, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि नैना के साथ तुम कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं बनाओगे। फिर ये सब कुछ क्या है? जबकि शौर्य उसकी बात पर खामोश था। जब अवंतिका चुप हुई तो वो नरमी से बोला, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने अपने वादे का मान भी अभी तक रखा हुआ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जो तुम्हें लग रहा है। तो वो चिल्लाकर बोली, फिर ये सब क्या है? जानते हो, जब मुझे ये खबर मिली तो मैं तुरंत पहली ट्रेन की जो भी टिकट मिल रही थी लेकर यहाँ पहुंची हूँ। मेरा खून खौल रहा है इस लड़की को अपने सामने देखकर कि वो तुम्हारी औलाद पैदा करने वाली है। शौर्य, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर उसने तुम्हारी औलाद पैदा कर दी तो सारी जायदाद उसे मिल जाएगी? तुम क्यों नहीं बात की गहराई तक पहुंच रहे हो? वो दोनों बात कर रहे थे, जबकि पीछे दीवार के करीब खड़ी नैना का पूरा वजूद कांप रहा था और वो उनकी बातें सुन रही थी। अरे यार, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मुझे भी बोलने का कोई मौका दो। ये सब कुछ झूठ है। नैना ने दादाजी को जो कुछ भी बताया उसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारी शादी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे तुम्हें मालूम है, यानी एक पेपर मैरिज के अलावा कुछ भी नहीं। फिर ये बच्चा, अरे भाड़ में गया बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं है। दादाजी हमें हनीमून पर भेजना चाहते थे, जबकि वो मैडम हनीमून पर जाने के नाम से घबरा रही थी, तो उसे कोई और बहाना ही नहीं मिला। तभी उसने सबको ये झूठ कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी की वजह से मैं सफ़र नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो कि दादाजी को परपोते परपोतियों का कितना शौक है। बस उनकी तो खुशी समा नहीं रही थी, तभी फोन कर करके सब में ये खबर फैला दी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि अब क्या करूँगा। कभी दिल चाहता है कि जाकर दादाजी को साफ साफ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर उनके दुख का ख्याल करके चुप हो जाता हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं दादाजी की कोई भी बात टाल नहीं सकता। वो बोलता जा रहा था, जबकि दीवार के पीछे खड़ी नैना के चेहरे की रंगत उड़ रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अवंतिका भी उसकी शादी की हकीकत अच्छी तरह से जानती है, जबकि उसे तो शौर्य ने यही बताया था कि हम दोनों के अलावा शादी के बारे में कोई नहीं जानता। ये एक दिखावा है। ये सब कुछ क्या चल रहा था? और जैसे वो शौर्य को जायदाद की बातें बता रही थी, नैना को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनो, तुम दादाजी को कुछ भी नहीं बताओगे? तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? कि यार 9 महीने बीतने में टाइम नहीं लगता, कहाँ से लाकर परपोता उनकी गोद में डालूंगा, और फिर हम दोनों की शादी कैसे हो गई? तो ये तो एक नया धमाका था जो नैना पर वहां खड़े खड़े हो गया था। यानी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर शौर्य ने उसके साथ शादी क्यों की? नैना ने बेबस होकर दीवार को थाम कर सहारा लिया था। यहाँ पर तो पूरा मामला ही उल्टा था। अगर वो अवंतिका को पसंद करता था,
फिर बिना वजह 1 महीने की शादी का कॉन्ट्रैक्ट रखने की क्या वजह थी? वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। इतने प्यार करने वाले लोग थे शौर्य के घर में, वो इन सब लोगों को धोखा क्यों दे रहा था? और अगर उसे अपने दादाजी का इतना ही ख्याल था, तो जाकर उसने एक बार कहता कि उसे अवंतिका से शादी करनी है, तो वो फौरन उसकी शादी कराने को तैयार हो जाते। फिर उसका वहाँ किरदार ही क्या बनता था? बहुत सारे सवाल थे जो नैना के दिमाग में बुरी तरह से कौंध रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो जाकर एक भी सवाल का जवाब नहीं मांग सकती थी। यही तो बात है, तुम अभी तक भी कोई हल नहीं निकाल पाए हो, और मुझे यकीन है कि आगे भी तुम्हारे पास कोई हल नहीं होगा। तुम्हें दादाजी को यही सच बताना पड़ेगा कि तुमने झूठ बोला, और तुम जानते हो ये सब करने से तुम्हारी इज्जत पर कितना फर्क पड़ सकता है। एक बार जो चल रहा है चलने दो। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बस यही बात उनके दिमाग में डाल कर रखो। बाकी पूरा मामला मैं संभाल लूंगी। कुछ समय बाद, 1 महीने बाद तुम नैना को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना। मेरी एक सहेली है, वो पूरा मामला देख लेगी, और हम खानदान वालों में ये बात मशहूर कर देंगे कि नैना का गर्भपात हो गया। आगे तुम समझदार हो, बस इससे ज्यादा नैना के लिए वहां खड़ा रहना 2 बार हो चुका था। वो जिन कदमों पर वहां पर खड़ी थी, उन्हीं पर वापस पलट आई थी, और जब वो वहां से जा रही थी, तभी अवंतिका और शौर्य ने मुड़कर दीवार की तरफ देखा। उनकी निगाहें जाते हुई नैना पर पड़ी और दोनों का रंग उड़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नैना उनकी पूरी बात सुन चुकी है। जाकर इस लड़की को देखो, बेवजह कोई बात ही न बढ़ा दे। अवंतिका के कहने पर शौर्य तेज तेज कदम उठाता उसके पीछे चला आया था, लेकिन तब तक वो घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। सामने ही दादाजी बैठे थे, जिन्होंने नैना को रोते हुए देख लिया था। परेशानी से बोले, क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो? पीछे से शौर्य भी लॉन में दाखिल हुआ तो वो एकदम से रुक गया। उसे लग रहा था अभी नैना उसका भांडा फोड़ देगी और दादाजी को हकीकत बता देगी। शौर्य, तुमने क्या कहा है बेटी को? इस बात पर नैना ने मुड़कर देखा तो शौर्य वहां अजीब सी सूरत लिए खड़ा था। जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोला, दादाजी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नैना बेटा, तुम बताओ क्या बात है? जिस पर वो नरमी से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं दादाजी, ये तो खुशी के आंसू हैं। शौर्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी बोल रहे थे कि खाना खाने के बाद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरे तो कभी माँ बाप ने भी इतना ख्याल नहीं रखा था। बस खुशी के आंसू थे। इस बात पर शौर्य ने एक गहरी सांस छोड़ी। पीछे ही अवंतिका भी लॉन में दाखिल हो गई थी। दादाजी ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर अवंतिका से मिलने के लिए चले गए थे। तो नैना चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। नैना कमरे में आते आते उसके सिर में दर्द होने लगा था। जो भी बात थी, वो अच्छी तरह समझ गई थी कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बस यही नहीं पता चल रहा था कि अगर शौर्य अवंतिका से प्यार करता था, तो उससे शादी करने की वजह क्या थी। लगभग 2 महीने पहले वो उनके घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी। अक्सर दादाजी आकर उसके पास बाहर लॉन में बैठ जाया करते, जहाँ वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती। यूं ही बातें वगैरह होती रहती थी। उसे किसी घरवाले से कोई लेना देना नहीं था। अपना काम करती और चली जाती। एक दिन दादाजी ने संजीदगी से उसे देखा और बोले, बेटी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये बात मुझे तुमसे नहीं करनी चाहिए। क्या बात है दादाजी? वो एकदम परेशान होकर बोले। तो वो सोचते हुए बोले, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप से मिल सकता हूँ? तो वो काफ़ी परेशान हो गई और जल्दी से बोली, दादाजी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे बताइए। मैं दोबारा आपको मौका नहीं दूंगी। इस बात पर मुस्कुराते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और नरमी से बोले, बेटी, तुमसे मुझे क्या शिकायत होनी है? तुम जैसी संस्कारी और सुलझी हुई बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो बहुत अच्छी हो। लेकिन बात मुझे शादी के बारे में करनी थी। मगर क्या बात दादाजी? वो परेशानी से बोली। तो उन्होंने उसके पापा का नंबर ले लिया कि मैं खुद ही बात कर लूँगा, तुम खुद को परेशान मत करो। वो अपने पापा का नंबर दे आई थी, और घर आने के बाद जब दादाजी का फ़ोन आया तब उसे पता चला कि वो अपने पोते शौर्य के लिए उसका हाथ मांगना चाहते थे। घर वालों को क्या ऐतराज हो सकता था? दादाजी धार्मिक, शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। ऊपर से उनका परिवार भी काफ़ी मशहूर था।
माँ बाप के लिए तो ये रिश्ता किसी सौभाग्य से कम नहीं था। उन्होंने सोचने का वक्त तो लिया, लेकिन अंदर ही अंदर माँ बाप दोनों ही इस रिश्ते के लिए राजी थे। वो भी खामोश थी कि बड़ों के मामले हैं, जो भी वो तय करे। लेकिन जब अगले दिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो उसका सामना शौर्य से हुआ था, जिसने उसे ट्यूशन से वापस जाते हुए बाहर सड़क पर रोक लिया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जबकि नैना ने गाड़ी में बैठने से मना किया, तो वो उतरकर बाहर आया और उसे देखकर दांत पीस कर बोला, ये क्या तमाशा चल रहा है? दादाजी ने मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए क्यों मांगा? शौर्य जी, मुझे क्या पता उन्होंने आपका रिश्ता क्यों मांगा। उन्होंने मुझसे खुद भी कोई बात नहीं की, बस पापा का फ़ोन नंबर मांगा था, तो तुमने अपने पापा का नंबर दे ही दिया। अब वो बिला वजह मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम अपने घर वालों को कहो कि वो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। शौर्य जल्दी से बोला। तो वो ना में सिर हिलाकर बोली, मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। न मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी मर्जी पूछी और न ही आपके दादाजी ने। उन्होंने फैसला सुनाया तो मुझे ये मंजूर है। अगर आपको इस रिश्ते से थोड़ा सा भी ऐतराज है तो आप खुद मना कर दें, मेरी तरफ से माफ़ करें। ये बोलकर उसने करीब से गुजरते ऑटो को रोका और उसमें बैठ गई। जबकि शौर्य का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का गला दबा दे। अजीब पागल थी वो और अवंतिका एक दूसरे को पसंद करते थे और उसने अवंतिका से शादी की ख्वाहिश दादाजी के सामने की थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नैना के घर वालों से बात कर चुका हूँ और रघुकुल की रीत है, मैं अपनी जुबान से नहीं हटूंगा। वो भी दादाजी पर ज्यादा जोर नहीं लगा पाया क्योंकि वो उनसे बेहद ही प्यार करता था। दादाजी का ये कदम उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल उसने अवंतिका को पूरा मामला बता दिया। वो काफी परेशान तो हुई, लेकिन बड़ी ही समझदारी से वो बोली थी कि अब दादाजी को शायद इस वक्त कही हुई बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी। शौर्य उदास होकर बोला, यही तो बात है। दादाजी अगर एक बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर उससे पीछे हटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अवंतिका ने उसे शांत किया और नरमी से बोली, तुम परेशान मत हो। जहां पर वो कहते हैं तुम शादी कर लो। तुम बता रहे हो कि वो लड़की किसी साधारण घराने की लड़की है, तो उसे पैसों की पेशकश करो या कुछ भी और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, यानी 1 महीने के लिए शादी कर लो, बाद में लड़ाई झगड़े करना और उसे अलग कर देना। यूँ दादाजी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम इस लड़की को दादाजी के सामने गलत बनाने की कोशिश करना। ये काम शौर्य के लिए मुश्किल तो था ही नहीं, लेकिन अवंतिका की बात को समझ गया था। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अवंतिका, तुम हमेशा मुझे संभाल लेती हो, वरना मैं तो गलतियां करते करते नहीं थकता। अवंतिका इस बात पर मुस्कुरा दी। उसने कोई बात नहीं की। अगले दिन वो नैना के घर में बाहर मौजूद थी। जब नैना को पता चला कि बाहर शौर्य है तो वो एकदम परेशान हो गई। घर वाले नहीं जानते थे कि शौर्य बाहर खड़ा है। वो फौरन बाहर आई तो शौर्य ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। उसे डर था कि कोई शौर्य को यहाँ पर देख लेगा और ये ना समझे कि उन दोनों की पसंद की शादी हो रही है या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दादाजी को बीच में डालकर शादी कर रहे हैं। तो फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गई और शौर्य को गाड़ी वहां से ले जाने को बोला। कुछ ही देर में वो लोग एक कैफे में मौजूद थे। जब नैना ने कहा, जल्दी जो भी बात करनी है करें, लेकिन शौर्य बहुत ही पुरसुकून था और नैना को उसका ये सुकून काफी चुभ रहा था। वो चिढ़कर बोली, शौर्य जी, अगर बात करनी है तो करें, वरना मैं जा रही हूँ। जब वो काफी देर तक अपने मोबाइल में मगन रहा तो वो चिढ़कर अपना बैग उठाते हुए उठ खड़ी हुई थी। तभी शौर्य फिर से बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस पर वो हैरत से उसे देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझसे शादी करें, या मैंने आपको कोई मिन्नत सहानुभूति नहीं की। आपके दादाजी ने रिश्ता भेजा है, आपका मेरे लिए, और मेरे घर वालों ने स्वीकार किया है। शौर्य को एहसास हो चुका था कि वो सख्ती से बात करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। तभी अपना लहजा धीमा करते हुए बोला, मेरी बात सुनो। तुम जानती हो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें पसंद करना तो दूर की बात है, मैंने कभी तुम्हें गौर से देखा भी नहीं। नैना खामोशी से बैठी उसकी बातें सुन रही थी, जबकि शौर्य अपनी बात जारी रखते हुए बोला,
तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, यानी कागजी शादी कर लो। इस दौरान मैं तुम्हारे तमाम खर्चे भी पूरे करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें एक भारी रकम भी दूंगा, जिससे तुम अपने घर की स्थिति बेहतर कर सकती हो, अपने मामले ठीक कर सकती हो। नैना ने चौंक कर उसे देखा और हैरत से बोली, आपको लगता है क्या मैं बिकने के लिए यहाँ पर आई हूँ? मुझे वाकई में आपकी बात सुनकर अफसोस हो रहा है कि आपके दादाजी कितने महान हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं। शौर्य ने उसे सख्ती से देखा और दांत पीसकर बोला, तो ठीक है लड़की, शादी करो मुझसे। तुम भी अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। मुझसे शादी करो और शादी के बाद मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। इंसानों की तरह एक बेहतर हल बता रहा हूँ कि हम पेपर मैरिज करेंगे, फिर कोई वजह बनाकर अलग हो जाएंगे, तो तुम्हारे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा और मेरे घर वालों को भी नहीं। हकीकत हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। बाद में मैं खुद तुम्हें कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दूंगा। अगर करना है तो यूं ही कर लो, वरना सारी उम्र तुम्हें अपने नाम पर बिठाए रखूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। नैना खामोशी से उठकर आ गई। दिल की हालत काफी अजीब हो रही थी। उसे शौर्य से डर भी लग रहा था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसके तेवर काफी सख्त थे। काफी सोच विचार के बाद नैना ये सब करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी इनकार करके। अगर इनकार करती भी तो सभी लोगों का रवैया उसके साथ खराब हो जाता, और अगर वो शादी करती और शौर्य की बात न मानती, तब भी उसके साथ कभी भी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजारने वाला था। तो उसने वही किया जो शौर्य ने उससे कहा था। शादी से पहले उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए, जिसमें 1 महीने की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था। उसके बाद वो दोनों किसी भी लड़ाई झगड़े को आधार बनाकर अलग होने वाले थे। नैना को दुख तो हो रहा था, लेकिन क्या करती, उसकी मजबूरी थी। उसके बदले उसे इतने पैसे मिल रहे थे कि अपने बाद वो अपनी दोनों बहनों की शादियां भी बड़े आराम से कर सकती थी। यूं ही इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद एक भी बार शौर्य ने ना उसे देखा और ना ही उसके पास सुकून से बैठा। शादी के बाद जब वो दोनों कमरे में आए तो वो यूं ही दुल्हन के रूप में बैठी थी। तभी शौर्य झुंझलाकर बोला, ये क्या तमाशा लगा कर बैठी हो? जाओ उठो, जाकर कपड़े बदलो। जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी शादी में कोई भी ऐसी शादी वाली बात नहीं है, तो ये ड्रामे आज के बाद मेरे सामने मत करना। वो चुपचाप उठकर चेंज करने चली गई। रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन खुद को समझा लिया कि जब वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी शादी का भविष्य यही है, तो उसे बिला वजह शौर्य से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। बाकी घर वालों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। दादाजी उसका बेहद ख्याल रखते थे। सुमित्रा देवी भी उठते बैठते उसका जितना ख्याल संभव था वो रख रही थी। लेकिन शौर्य मुकम्मल तौर पर यूं था जैसे उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई हो, जैसे नैना के होने या न होने से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। खाने की मेज पर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद जब वो कमरे में आता, तो वो बिल्कुल उसे नजरअंदाज करके अपने सोने के लिए लेट जाता। नैना को बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन वो चुप करके ये वक्त काट रही थी। उनकी शादी को लगभग 1 महीना होने वाला था। जब दादाजी ने हनीमून पर भेजने की बात की, तो नैना ने शौर्य की तरफ देखा, जिसका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो बड़े ही मजे से बैठा अपना खाना खा रहा था। दादाजी ने दोबारा फिर से नैना को देखा और बोले, बेटी कोई परेशानी है क्या? वो खामोश हो गई। दादाजी परेशान होकर बोले, नैना तुम ठीक नहीं लग रही हो, बताओ क्या बात है? शौर्य से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? इन्हें क्या पता था, लड़ाई तो तब हो जब दोनों बात करें। वो दोनों तो बात ही नहीं करते थे, और कैसे जाए हनीमून पर शौर्य जैसे कठोर इंसान के साथ। वो जल्दी से बोली, नहीं दादाजी, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और तभी उसने अपने गर्भवती होने का बात बता दिया था। ये बात सुनते ही उसका हनीमून पर जाना तो कैंसिल हो चुका था, लेकिन उसके बाद कई मुश्किलें पैदा हो गई थी। वो शौर्य, जिसने इतने दिनों से उससे बात तक नहीं की थी, अचानक से उससे बात करने भी लगा। लेकिन बात कम, लड़ाई ज्यादा करता। और फिर अवंतिका, जिसका उसे पता ही नहीं था, अचानक से वो सामने आ गई, और अब उसे मालूम हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
और इस पर यही आरोप लगाकर ये शादी खत्म करने वाले थे कि उसने अपना बच्चा गिरा दिया। यूँ शायद ये शादी भी खत्म हो जाती और इन दोनों पर कोई भी इल्ज़ाम ना आता। वो काफ़ी परेशान थी और इसी परेशानी में कमरे में ठहर रही थी जब शौर्य अंदर आया। इन दोनों ने एक दूसरे को देखकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कोई भी बात नहीं की। थोड़ी देर बाद उसे देखकर संजीदगी से बोला, तुम चाहती तो नीचे जाकर बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? तो वो शांत लहजे में बोली, मैंने ये शादी भगवान को साक्षी मान कर की थी, और शादी करने के बाद पति के सम्मान की रक्षा करना एक पत्नी का धर्म होता है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया है, क्योंकि अपने पति की नज़रों को यूं बाहर झुकता हुआ देखना मेरे लिए असहनीय था। शौर्य उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने आज तक उसे न कोई अधिकार दिया था, न प्यार मोहब्बत, न कोई मीठा बोल, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके सम्मान का इतना ख्याल रख रही थी। ये बात शौर्य को शर्मिंदा तो कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी शांत भी था कि चलो मामला यूं ही संभल गया है। क्या तुमने मेरी और अवंतिका की सारी बातें सुन ली थी? 5 मिनट बाद शौर्य दोबारा से फिर बोला, तो वो कंधे उचकाकर बोली, अगर सुनी भी थी तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जिंदगी की मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो खामोश हो गया, लेकिन फिर सोचते हुए बोला, मैं और अवंतिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन बस गलती इतनी हुई कि मुझसे देर हो गई। मैंने जब अवंतिका से शादी करने का बताया, तब तक दादाजी तुम्हारे साथ शादी की बात कर चुके थे। ये बात सुनकर नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और नरमी से बोली, शौर्य जी, मैंने आपसे कोई भी सफाई नहीं मांगी और आपको मुझे इतनी सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अवंतिका से शादी करना चाहते हैं, बेशक कर लें। मुझे तलाक देनी है, तलाक भी दे दें। नहीं तलाक देनी तो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें। मैं वो भी नहीं करूँगी, क्योंकि रोना धोना तो तब होता है जब आपने इन तमाम बातों के बारे में मुझे बताया ना होता। शादी से पहले आपने हर तरह की बात मेरे साथ क्लियर कर दी थी, और ये भी कि बहुत जल्द हमारी शादी खत्म हो जाएगी, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बोलकर वो लेट गई। शौर्य खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे नैना के लिए बुरा लग रहा था। लगभग 1 महीना होने को आया था और वो पूरे घर की लाडली थी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने घर में किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो या फिर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो। नैना, तुम अकेले ही आ गई? जब शौर्य बाहर आया तो सुमित्रा देवी और नैना लाउन में बैठी बातें कर रही थी। उन्हें शौर्य के आने का पता नहीं था। तभी नैना तीखे लहजे में बोली, अवंतिका जी, आपको हमेशा मेरी फिक्र क्यों रहती है? आपका अपना घर है, अगर आप अपनी मर्जी वहां लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक बार भी नैना को अवंतिका के साथ इस अंदाज में बात करते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा हर बात का जवाब बहुत ही संस्कार के दायरे में देती थी। पहले भी कई बार उसने नैना का रवैया अपने घर वालों के साथ ठीक देखा था, मगर क्योंकि अवंतिका और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो हमेशा नज़रअंदाज करता आया था। क्या बात है नैना, इतना रूखा क्यों बोल रही हो? शौर्य ने पूछा। नैना हैरत से बोली, क्या बात है शौर्य जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत बात की। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। अगर मैं खुद कोई बात बताऊं तो बात अलग है, लेकिन हर बात में ताका झाक करना ठीक बात नहीं है। ये कहकर वो कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई। पीछे सुमित्रा देवी ने इशारा किया, जाने दो शौर्य, तुम जानते हो ना, बच्चे का स्वभाव ही ऐसा ही है। वो खामोश हो गया। उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शाम को नैना को साथ लेकर बाहर निकल गया। घर वालों से यही कहा कि चेकअप कराने ले जा रहा है, लेकिन वो उसे एक मॉल में ले गया था और शॉपिंग करवाने लगा। नैना ने मना करते हुए कहा, मेरे पास शादी के बहुत से कपड़े और सामान पहले से मौजूद है। शौर्य नरमी से बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। नैना संजीदगी से बोली, आप अवंतिका के लिए ले रहे हैं? उसकी बात सुनकर शौर्य उसे देखता रह गया। इस वक्त नैना का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो हैरत से बोला, तुम्हें अवंतिका से जलन हो रही है? नैना तुरंत बोली, नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी? आप उससे प्यार करते हैं और ये बात आप मुझे पहले ही बता चुके हैं, तो जलने की कोई वजह नहीं बनती। खैर, मैं गाड़ी में बैठती हूँ,
अगर अवंतिका के लिए कुछ लेना हो तो ले आइएगा। ये कहकर वो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शौर्य हैरान हो गया। वो इनकार कर रही थी मगर उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयां कर रही थी। जब से अवंतिका आई थी उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई थी। शौर्य नैना के लिए कुछ भी खरीद ना सका था और वापस आ गया। पहले दोनों ने कॉफी पी मगर खामोशी में। जब वो उठने लगे तो नैना जल्दी से बोली, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? शौर्य ने कहा, हाँ बताओ। नैना धीमे लहजे में बोली, आपका प्लान तो मैं सुन चुकी हूँ कि कैसे आप लोग मुझे खानदान वालों के सामने गलत साबित करके शादी खत्म करना चाहते हैं। पता नहीं इसमें कितना समय लगे, लेकिन मैं कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ, फिर वापस जाकर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। शौर्य ने उसे देखा और देखता ही रह गया। वो बड़े ही धैर्य से बता रही थी। उसने कहा, ठीक है, घर जाकर सामान तैयार कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। घर आकर नैना ने फौरन सामान पैक किया और दादाजी और सुमित्रा देवी से अनुमति लेकर शौर्य के साथ अपने मायके चली गई थी। वापस आकर शौर्य को खाली कमरा काटने को दौड़ रहा था, मगर उसने खुद को कामों में मगन कर लिया था। लेकिन अवंतिका का अंदाज भी बदल चुका था। पहले वो हर वक्त उस पर ध्यान देती, अब चंद लम्हे बात करके उठ जाती। दूसरी तरफ नैना घर में नहीं थी तो शौर्य को उसकी कमी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। 2-3 दिन बाद उसने फोन किया तो वो छोटी सी बात हुई थी, कब आ रहे हो? उसने पूछा। नैना बोली, अभी कुछ और दिन लगेंगे, यहाँ हफ्ता गुजर जाए तो आ जाइएगा, और फोन बंद कर दिया। शौर्य बगीचे में टहलने लगा और फिर घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वो अकेला बैठना चाहता था मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां से अवंतिका की आवाज सुनाई दी, अरे रुद्र, मैंने कहा था ना कि शौर्य मुझ पर जान छिड़कता है। हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मेरा प्यार तुम हो। जो कुछ मैं कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। शौर्य ने तो नैना से शादी करके 1 महीने बाद उसे छोड़ देना है, तो मैं भी शादी के बाद उसकी दौलत अपने नाम करवा कर उसे छोड़ दूंगी। क्या तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे? उसे कभी शक नहीं होगा, वो पूरी तरह से मेरे वश में है। पहले मानती हूँ वो मुझे अच्छा लगता था, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो जीने के मायने बदल गए हैं। हम लोग विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। शौर्य के लिए वहां आगे खड़े रहना नामुमकिन हो गया था। दिल चाहा जाकर सवाल करे, मगर वो खामोशी से वापस पलट गया। घर जाने के बजाय गाड़ी लेकर बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा। यानी अवंतिका भी उसे इस्तेमाल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद नैना को इस्तेमाल कर रहा था। उसे नैना की कोई गलती महसूस नहीं हुई। ये उसके अपने कर्मों का फल था जो समय से पहले उसके सामने आ गए थे। मगर शायद कुदरत अभी भी उस पर मेहरबान थी कि हकीकत खुल चुकी थी। 2-3 घंटे बाद जब उसने गाड़ी रोकी तो एहसास हुआ कि वो नैना के घर के सामने खड़ा है। खामोशी से अंदर गया तो नैना दाल चावल खा रही थी। उसे देखकर हैरत से बोली, शौर्य, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ नैना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात साफ हुई थी। खैर, तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नैना ने ज्यादा कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से अपना बैग तैयार करने को खड़ी हो गई थी, जबकि उसकी माँ उसे रोकती रह गई थी। बेटा, 2-3 दिन और रुक जाओ। मगर वो अपनी बात पर कायम थी कि मेरे पति मुझे लेने आए हैं तो मैं अभी ही जाऊंगी। जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठी तो उसका पहला सवाल यही था, शौर्य, माँ और दादाजी तो ठीक है ना? आप अचानक मुझे लेने आ गए। शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ नैना, सब ठीक है, बस मैं ही कुछ गलत हो गया था, लेकिन अब मैं भी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नैना ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो शौर्य ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। फिर उसकी हथेली पर अपने होंठ रखकर धीमे लहजे में बोला, मुझे माफ कर दो नैना, मेरी आंखों के आगे एक धुंध सी छा गई थी, मगर अब वो धुंध हट चुकी है और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। कई बार हमारे बुजुर्गों के फैसले हमें उस वक्त गलत लगते हैं, लेकिन बाद में वही फैसले हमें बेहतरीन भविष्य की गारंटी बन जाते हैं। आज ही घर जाकर हम दादाजी को बता देंगे कि डॉक्टर की रिपोर्ट की गलतफहमी की वजह से सब कुछ गलत समझ लिया गया था। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ नैना कि हम इस झूठ को हकीकत बना दें, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
हमेशा हमेशा के लिए। नैना उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। उसके लिए इतना ही काफी था कि शौर्य ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया था। बाकी ये कि कोई और उसकी हकीकत उसकी जिंदगी से क्यों और कैसे निकला, उसे इन बातों में जरा बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक सुकून था, एक इत्मीनान था कि जिस शख्स के प्यार के लिए वो खामोशी से हर दुख सहती रही, आज वही शख्स उसके सामने खड़ा था, उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देखते हुए अपने प्यार का इजहार कर रहा था। गाड़ी खामोशी से सड़क पर चल रही थी, मगर इन दोनों के दिलों में एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। नैना ने धीरे से अपना सिर शौर्य के कंधे पर टिका दिया, तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ जैसे अतीत के तमाम जख्म, तमाम गलतफहमियां, तमाम फासले कहीं बहुत पीछे रह गए हों और इनके सामने सिर्फ प्यार से भरा एक रोशन भविष्य खड़ा हो। एक ऐसा भविष्य जिसमें ना जुदाई थी, ना खौफ, न कोई तीसरा शख्स, सिर्फ नैना और शौर्य थे, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की दुनिया बने हुए। नैना और शौर्य की खुशगवार जिंदगी चल रही थी कि अचानक एक सुबह नैना को शदीद उल्टी महसूस हुई। वो रसोई में कुछ बनाते हुए अचानक मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ दौड़ी और जोर जोर से उल्टी करने लगी। शौर्य जो बालकनी में बैठा अखबार पढ़ रहा था, फौरन दौड़ कर आया। उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई। नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वो कमजोरी से लड़खड़ा रही थी। शौर्य ने फौरन उसे गले से लगाया और पानी पिलाकर पूछा, क्या हुआ नैना, तुम ठीक तो हो ना? मगर नैना ने जवाब देने से पहले ही दोबारा उल्टी कर दी और फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। वो शौर्य की बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। शौर्य घबरा कर चीख उठा, माँ, पापा, फौरन बाहर आइए, नैना बेहोश हो गई है। घर में हड़कंप मच गया था। उसने घबरा कर उसे उठाया। शौर्य ने फौरन गाड़ी निकाली और नैना को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा था। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लगातार नैना के कान में सरगोशी कर रहा था, जाग जाओ नैना, प्लीज मेरे लिए जाग जाओ। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने फौरन उसे इमरजेंसी में दाखिल किया। शौर्य, माँ और बाकी घर वाले बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। शौर्य के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार भगवान से दुआ मांग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो, नैना जी माँ बनने वाली हैं। लगभग 6 हफ्ते हुए हैं। ये सुनकर शौर्य की आंखें नम हो गई थी। वो खुशी से चीख उठा था और अपनी माँ को गले से लगा लिया। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। जब नैना को होश आया तो शौर्य उसके सिरहाने बैठा था। उसने नैना का हाथ थाम कर चूमा और नर्म लहजे में बोला, नैना, तुम माँ बनने वाली हो, हमारा बच्चा, हमारा प्यार। नैना ने हैरत से आंखें फाड़ी, फिर खुशी से मुस्कुरा दी और शौर्य के गले से लग गई। आंसू और हंसी का एक साथ संगम था। घर वापस आकर पूरा घर खुशियों से भर गया था। दादाजी ने आशीर्वाद दिया और सबने बधाई पेश की थी। रात को जब सब सो गए तो शौर्य ने नैना को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसके पेट पर हाथ फेरते हुए शरारत से बोला, तो अब तुम्हें सुबह सुबह उल्टियाँ करवाएंगे, मैं तुम्हें चाय भी बनवा कर दूंगा। नैना ने शर्माते हुए उसके सीने पर हल्की सी थपकी दी और हंसते हुए कहा, बस करो शौर्य, तुम तो मुझे पहले से ही तंग कर रहे हो। शौर्य ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। अब तो मैं तुम्हें और भी तंग करूंगा, हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। तुम मेरी जान हो ना नैना। नैना ने शर्मा कर उसकी आंखों में देखा और दोनों हंसते रहे। शौर्य उसे अपनी बाहों में लेकर गुनगुनाने लगा था। उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। नैना की हंसी गूंज रही थी जब शौर्य ने उसके पैरों को चूम कर कहा, छोटे मेहमान, अपनी मम्मी को तकलीफ ना देना वरना मैं तुम्हें डांटूंगा। नैना ने ठहाका लगाकर उसे गले से लगाया। उस रात उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। शौर्य नैना को लगातार छेड़ता रहा कि अब तुम्हें उठकर कुछ भी नहीं करना, मैं सब करूंगा, तुम बस आराम करो। नैना हंसती रही और कहती रही कि तुम तो मुझे बच्चा समझ रहे हो। शौर्य ने जवाब दिया, तो तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची हो। दोनों देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे को छेड़ते हंसते और आने वाले बच्चे का सपना देखते रहे। नैना ने शौर्य के सीने पर सिर रखकर कहा, तुम्हारे साथ ही जिंदगी स्वर्ग है शौर्य। शौर्य ने उसे और करीब खींचकर बोला,
और अब हमारा बच्चा इस स्वर्ग को पूरा कर देगा। इस तरह उनकी रोमांटिक रात खुशियों, छेड़छाड़ और अटूट प्यार से भर रही थी। नैना की हंसी शौर्य के कानों में संगीत बनकर गूंजती रही और दोनों एक दूसरे में गुम होकर सो गए थे, आने वाले कल की उम्मीद के साथ। अवंतिका भी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। शौर्य की यादों ने उसे काफी तकलीफ दी थी, मगर वक्त के साथ वो समझ गई कि कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आते हैं। शौर्य से पीछा छुड़ाने के लिए उसने सबसे पहले अपने दिल को कड़ा किया था। वो खुद को बार बार यही दिलासा दी थी कि शौर्य की जिंदगी अब नैना के साथ है और उसे भी एक नई शुरुआत की जरूरत है। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती, पुरानी तस्वीरें देखती और फिर सबको जलाकर राख कर देती। धीरे धीरे शौर्य की यादें धुंधली पड़ने लगी। उसने अपना फोकस बदल लिया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया, दिन रात मेहनत की और एक छोटा सा ब्रांड शुरू कर दिया। उसके डिजाइन लोगों को पसंद आने लगे। काम में मगन रहने के साथ उसके दिल को सुकून मिलने लगा था। फिर एक दिन रुद्र प्रताप सिंह उसकी जिंदगी में आया। रुद्र प्रताप एक कामयाब बिजनेसमैन था, शांत स्वभाव वाला और अवंतिका की कद्र करने वाला। दोनों की पहली मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई थी। रुद्र प्रताप ने अवंतिका की बातों में उसकी हिम्मत और क्रिएटिविटी देखी थी। वो धीरे धीरे अवंतिका के करीब आया। अवंतिका ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, मगर रुद्र प्रताप के धैर्य और प्यार ने उसके दिल को जीत लिया था। कुछ महीनों की मुलाकात के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी एक सादा मगर खूबसूरत समारोह था। अवंतिका शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। जब रुद्र प्रताप ने उसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। शादी के बाद अवंतिका ने शौर्य की बच्ची खुची यादों को भी दिल से निकाल दिया। अब उसकी जिंदगी रुद्र प्रताप के नाम थी। शादी के बाद दोनों एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। अपार्टमेंट की बालकनी से सुबह की धूप आती और शाम को शहर की लाइट्स जगमगाती थी। अवंतिका ने अपना फैशन का काम घर से जारी रखा था। सुबह उठकर वो रुद्र प्रताप के लिए नाश्ता तैयार करती। दोनों मिलकर कॉफी पीते और दिन भर की प्लानिंग करते। रुद्र उसे हमेशा कहता, अवंतिका, तुम मेरी खुशी हो, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल भर जाता है। अवंतिका शर्मा कर उसके सीने से लग जाती और कहती, तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शौर्य की वजह से जो खालीपन था उसे रुद्र ने भर दिया था। वो अवंतिका को छोटी छोटी खुशियां देता, कभी अचानक फूलों का गुलदस्ता ले आता, कभी ऑफिस से जल्दी आकर उसके साथ वक्त गुजारता। अवंतिका का ब्रांड अब बढ़ रहा था। उसके डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। लोग उसे ऑर्डर करने लगे थे। रुद्र उसकी हर सफलता पर गर्व करता और उसे सपोर्ट करता। अवंतिका ने शौर्य से पीछा छुड़ाने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर नई जिंदगी दे दी थी। वो अब पुरानी बातें नहीं सोचती। जब कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती तो वो रुद्र का हाथ थाम लेती और कहती, अब मेरी दुनिया तुम हो। दादाजी अवंतिका की ये टैलेंट देखकर बहुत खुश थे। जब भी अवंतिका घर आती, दादाजी उसके सिर पर हाथ रखकर कहते, बेटी, तुमने वाकई जिंदगी को संभाल लिया। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है। एक साल गुजर गया। अवंतिका और रुद्र की जिंदगी प्यार और तालमेल से भरी हुई थी। वो हफ्ते में एक बार परिवार के साथ मुलाकात करते। नैना और शौर्य से भी मुलाकात होती, मगर अवंतिका के दिल में अब कोई तकलीफ नहीं थी। वो शौर्य को सिर्फ एक पुराना अध्याय समझती थी जो अब बंद हो चुका था। रुद्र के साथ वो छोटी ट्रिप प्लान करती, नई जगहें देखती और अपने भविष्य की बातें करती। एक शाम बालकनी में बैठे रुद्र ने अवंतिका को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे पूरा कर दिया है अवंतिका। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे अतीत की यादों से आज़ाद कर दिया। अब मैं वाकई खुश हूँ। दादाजी ने भी एक दिन सबको जमा करके कहा कि अवंतिका ने जो रास्ता चुना वो बेहतरीन है। गलतफहमियां खत्म हुई और सब अपनी जगह सेटल हो गए थे। अवंतिका ने रुद्र के साथ मिलकर अपना घर खूबसूरत बनाया। दीवारों पर उनके डिजाइन लगे हुए थे। रात को दोनों मिलकर खाना खाते, बातें करते और एक दूसरे की थकावट दूर करते। अवंतिका ने शौर्य से पीछा छुड़ाने के बाद खुद को पहचान लिया कि वो कितनी मजबूत है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी। रुद्र उसकी हर खुशी पूरी करता। जब अवंतिका थक जाती तो वो उसके बालों में उंगलियां फेरता
और कहता, आराम करो, मैं हूं ना। अवंतिका की आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ नई उम्मीदों की चमक थी। वो अक्सर सोचती कि अगर शौर्य वाली बात न होती तो शायद वो आज रुद्र तक न पहुंचती, मगर अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसकी शादी और सेटलमेंट ने उसे एक नई नारी बना दिया था। दादाजी का आशीर्वाद उस पर छाया हुआ था। परिवार में सब खुश थे। अवंतिका ने रुद्र से वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ निभाएगी। दोनों की जिंदगियां अब एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, जहां प्यार, विश्वास और सुकून सब कुछ था। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।